हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आप लोगों का एग्जाम इस बार ऑनलाइन होना है, सारे ही पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी क्या होता है, इसका क्या काम है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में अगर आपकी जॉब का किसी भी टास्क को करने का स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड मेथड आपको नहीं पता होगा, तो क्या होगा, आप अपने कस्टमर को नहीं बता पाओगे कि हम जो है कितने दिन में आपको ऑर्डर प्रोवाइड कर देंगे, कितने दिन में आपकी डिलीवरी दे देंगे। तो इसीलिए किसी भी फैक्ट्री में या प्रोडक्शन सिस्टम में किसी भी कहीं भी अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अपनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है, तो आप चाहोगे कि हम वर्क स्टडी करें। और वर्क स्टडी में क्या करते हैं हम लोग, वर्क स्टडी में बेसिकली हम लोग अपने जॉब का या टास्क का स्टैंडर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड मेथड को डिटरमाइन करते हैं कि जो हमको ऑर्डर मिला है उसको किस मेथड से किया जाए और कितने टाइम में उसको हम लोग करके प्रोवाइड करें। जैसे कि आप कोई भी एक फैक्ट्री है, वो नट बोल्ट बनाती है, तो उस नट बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्री को पता होगा कि हमारा किस मेथड से बनाना है। वो पहले ही डिटरमाइन कर चुके होंगे कि हम इस मेथड से नट बोल्ट को बना रहे हैं और हमारे नट बोल्ट बनाने का ये स्टैंडर्ड टाइम है। तो कोई भी अगर कस्टमर उनके पास आता है, उनसे पूछता है कि अच्छा मुझे 2000 नट बोल्ट चाहिए, तो आप मुझे कितने दिन में दे दोगे। तो वो कहेंगे कि अच्छा हाँ ठीक है, वो कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि स्टैंडर्ड टाइम एक नट बोल्ट को बनाने को इतना है, तो 2000 बनाने हैं हमें। अच्छा, तो इतने टाइम में हम आपको दे देंगे, मतलब 2 दिन का टाइम दीजिए, 4 दिन का टाइम दीजिए, हम 2 दिन बाद आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, आप जो है प्रोडक्ट्स को सही टाइम पे डिलीवर कर पाते हो। तो वर्क स्टडी में बेसिकली हमारा काम ये होता है कि हम जो है स्टैंडर्ड मेथड को और स्टैंडर्ड टाइम को, कि किसी भी जॉब करने का क्या स्टैंडर्ड टाइम है और किस मेथड से उसको किया जाए, इस चीज़ को हम लोग डिटरमाइन करते हैं वर्क स्टडी में। अच्छा, अब वर्क स्टडी जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मेथड स्टडी एंड टाइम स्टडी। मेथड स्टडी एंड टाइम स्टडी दोनों ही वर्क स्टडी के पार्ट हैं। इसको आपको याद रखना है, बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वर्क स्टडी में कुछ नहीं करते हैं, बस इतना याद रखिए, वर्क स्टडी में हम लोग स्टैंडर्ड टाइम को एंड स्टैंडर्ड मेथड को, ठीक है ना, कि किस मेथड से किया जाए और कितने टाइम में वो जॉब हमारा हो जाएगा, उसका स्टैंडर्ड टाइम हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। किस मेथड से किया जाए, किस प्रोसेस से किया जाए, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। चलिए, उसके बाद वर्क स्टडी में हम लोग मेथड स्टडी इसी में आता है, टाइम स्टडी भी इसी में आता है। अच्छा, मेथड स्टडी में क्या करते हैं हम लोग, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेथड स्टडी में हमारा क्या काम होता है, मेथड स्टडी में हम लोग इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं कि कितने बेहतर प्रोसेस से किया जाए, ठीक है, क्या प्रोसीजर हो करने का, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, ठीक है। दूसरा क्या काम करते हैं हम लोग, इम्प्रूवमेंट इन द डिज़ाइन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, हमारा जो प्लांट का लेआउट है उसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया जाए, इसलिए डिज़ाइन किया जाए प्रॉपर्ली ताकि वर्कर्स की इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो, वर्कर का जो है अननेसेसरी टाइम इधर उधर ना घूम रहा हो प्लांट में, ठीक है, वर्कर की इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, ठीक है, उसको फैटीग ना हो, ठीक है, उससे ज़्यादा जो है हम लोग आउटपुट ले सके। ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर रैंडमली मूव कर रहा है और उससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम लॉस हो रहा है, तो ये नहीं करना है। तो इसलिए जो है प्रॉपर्ली हम लोग प्लांट को डिज़ाइन करते हैं मेथड स्टडी में। उसके बाद तीसरा, इंप्रूवमेंट इन द मैन, मशीन एंड मटीरियल, मतलब इंप्रूवमेंट इन द मैन का क्या मतलब हुआ कि उसकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी को बढ़ाएं हम लोग, स्किल्ड लेबर हो, ठीक है, उसके फटीग को कम करें, उसको जो है ना बहुत थकावट ना हो रही हो, ठीक है, उसके हैंड का जो मोशन हो रहा हो वो बहुत स्मूथ हो रहा हो, डिफरेंट टास्क को उसको परफॉर्म करने में कोई दिक्कत ना हो रही हो। मटेरियल के इंप्रूवमेंट से ये मुराद है कि मटेरियल जो है आपका अच्छा हो, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, जितना अच्छा उसका फिनिशिंग होगी, क्वालिटी होगी, सरफेस फिनिश, कलर, सारे चीज़ें उसकी जितनी बेहतर होगी, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर पाओगे। उसके बाद तीसरा जो आता है मशीन, कि आपका मशीन जो है कितना बेहतर है, कितने कम टाइम में वो ज़्यादा टास्क को परफॉर्म कर ले रहा है, कितना कम एरर दे रहा है आपको, कितना ज़्यादा एक्यूरेट है मशीन, कितना ज़्यादा एडवांस मशीन है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग मेथड स्टडी में करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इन तीनों पॉइंट्स को याद कर लीजिए और इसको आप लिख लीजिए, बहुत सिंपल पॉइंट्स है। मेथड स्टडी के बारे में अगर कुछ भी पूछता है तो ये तीनों पॉइंट्स लिख दीजिएगा, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में इन सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं टाइम स्टडी की, कि टाइम स्टडी क्या होता है। देखिए, टाइम स्टडी
जैसा कि आप देख सकते हैं इसको हम लोग वर्क मेजरमेंट भी कहते हैं, टाइम स्टडी को वर्क मेजरमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग जो है टाइम को मेज़र करते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसके यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को आप देख सकते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इवैल्यूएट वर्कर्स परफॉर्मेंस। हम लोग क्या करते हैं, वर्कर्स के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। मतलब कि कोई भी वर्कर जो XYZ कोई भी वर्कर है, वो किसी जॉब को करने में कितना टाइम ले रहा है, उसका कितना स्टैंडर्ड टाइम है। उसको हमने अलाउंसेस दे दिया, सारी चीज़ें दे दी, तो उसका स्टैंडर्ड टाइम कितना है। एक तो नॉर्मल टाइम होगा जो वो उस वर्क को कर रहा होगा, प्लस उसको हमने कुछ अलाउंसेस भी दे दिए। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद जो आपको टाइम मिलता है उसको हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। अब स्टैंडर्ड टाइम कितना है उस वर्कर का, डिफरेंट वर्कर्स का जो है हम लोग स्टैंडर्ड टाइम जो है डिटरमाइन करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, वो भी टाइम स्टडी में ही करते हैं। दूसरा आता है कि कितना इनपुट देना होगा, किसी भी टास्क को करने में कितना लेबर इनपुट चाहिए होगा, ये भी हम लोग टाइम स्टडी में डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि डिटरमाइन लेबर इनपुट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क, तो किसी भी टास्क को करने में कितना लेबर चाहिए होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, उस टास्क को आपको 4 दिन में कंप्लीट करना है, तो कितने लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, इसकी भी स्टडी हम लोग टाइम स्टडी में ही करते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा आता है टू इस्टेब्लिश वेज इंसेंटिव स्कीम्स, कि जो है वर्कर अगर स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में अगर जॉब को कर लेता है, टास्क को फिनिश कर लेता है, तो उसको किस स्कीम के थ्रू बोनस दिया जाए, उसको किस स्कीम के थ्रू इंसेंटिव दिया जाए। जैसे हमारे पास डिफरेंट स्कीम्स होती है, वेज इंसेंटिव स्कीम्स हमारे पास होती हैं। जैसे कि एक होता है रोवन वेज इंसेंटिव स्कीम, उसके बाद आता है हमारे पास हेल्थ से, और फिर होता है हमारे पास एमर्सन। तो ये तीनों जो नाम लिखे मैंने, ये तीनों क्या चीज़ है, दीज आर द वेज इंसेंटिव प्लान्स। ये क्या है, वेज इंसेंटिव प्लान्स, कि अगर वर्कर जो है स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में अपने जॉब को कंप्लीट कर ले रहा है, तो उसको क्या कितना बोनस दिया है, कैसे बोनस दिया है, किस प्लान के थ्रू बोनस दिया जाए। तो ये सब क्या है, ये सब प्लान्स हैं, ये सब क्या है, दीज आर द डिफरेंट प्लान्स, वेज इंसेंटिव प्लान्स है ये। नंबर 1 रोवन इंसेंटिव प्लान, नंबर 2 हो गया आपका हेल्थ से, नंबर 3 एमर्सन। इसी तरीके से और भी हमारे पास वेज इंसेंटिव प्लान्स होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपने वर्कर्स को बोनस देते हैं, इंसेंटिव देते हैं। तो ये चीज़ की भी स्टडी हम लोग टाइम स्टडी में करते हैं कि वर्कर को किस प्लान के थ्रू इंसेंटिव दिया जाए, रोवन के थ्रू दिया जाए, एमर्सन या हेल्से के थ्रू उनको इंसेंटिव दिया जाए, बोनस दिया जाए, अगर वो स्टैंडर्ड टाइम से विद इन स्टैंडर्ड टाइम काम को अपने कंप्लीट कर लेते हैं, टास्क को फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की वर्क स्टडी से रिलेटेड। देखिए, टाइम स्टडी डिस्कस किया हमने और मेथड स्टडी डिस्कस किया। दोनों ही चीज़ें जो हैं, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, वर्क स्टडी का पार्ट है। वर्क स्टडी इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है। इन दोनों चीज़ों की स्टडी हम लोग कंबाइंडली वर्क स्टडी में करते हैं। वर्क स्टडी का कुछ काम नहीं है, बेसिक फंक्शन यही है कि हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, वर्कर की इफेक्टिवनेस को, एफिशिएंसी को बढ़ाना है, हमारी प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि किसी भी जॉब को जो है उसका कोई स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन हो, स्टैंडर्ड मेथड हो किसी भी जॉब को करने का, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, लेबर की जो है उसको हम क्या करें, इफेक्टिवनेस को बढ़ाएं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, मशीन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाएं, और जितना भी स्क्रैप है, अननेसेसरी जो लॉस हो रहा है, टाइम का वेस्ट हो रहा है, जो उन सारी चीज़ों को हम लोग मिनिमाइज़ करें। ये सारी चीज़ें हम लोग वर्क स्टडी में करते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्क स्टडीज मेनली एम्ड एट, वर्क स्टडी का क्या एम होता है, मेनली वर्क स्टडी क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है डिटरमाइनिंग द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब, क्या मोस्ट एफिशिएंट मेथड है उसके लिए किया जाता है, या फिर इस्टेब्लिशिंग द मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब, या मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम हम लोग को निकालना होता है कि कम से कम टाइम में हम लोग जॉब को कर लें, ये करते हैं वर्क स्टडी में, या फिर डेवलप करते हैं स्टैंडर्ड मेथड एंड स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ जॉब, या फिर इकोनोमाइजिंग द मोशंस इन्वॉल्व ऑन द पार्ट ऑफ अ वर्कर वाइल परफॉर्मिंग अ जॉब, कि मतलब उसका जो मोशन हो रहा है उसकी मोशन की स्टडी करते तो हैं हम लोग। पार्ट 3D जो है वो हम लोग करते हैं, टाइम स्टडी में करते हैं, उसके वर्कर्स के मोशन की स्टडी करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन सी है, जिसमें कह रहा है कि डेवलपिंग द स्टैंडर्ड मेथड एंड स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ जॉब। वर्क स्टडी में मेनली हम लोग ये दोनों चीज़ें करते हैं, और इसी दोनों चीज़ के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी फिर।
ठीक है। वर्कर्स का मोशन, टाइम इम्प्रूवमेंट इन मशीन, सारी चीज़ें जो हैं वो इसी सी ऑप्शन के अंदर आ जाएगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। वर्क स्टडी में मेनली हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं स्टैंडर्ड मेथड एंड स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ जॉब, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन वैल्यू इंजीनियरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज गिवन टू। वैल्यू इंजीनियरिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन किस चीज़ को दिया जाता है, किस चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं। तो ऑप्शन 1 कॉस्ट रिडक्शन, या कॉस्ट रिडक्शन हमारा मेन टारगेट होता है, या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फंक्शन कंसेप्ट, या कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो वैल्यू इंजीनियरिंग में हमारा जो फोकस होता है वो होता है कॉस्ट रिडक्शन पे। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, कॉस्ट रिडक्शन पे। तो हमारा मेन टारगेट होता है कॉस्ट रिडक्शन करने का, ठीक है। वैल्यू इंजीनियरिंग में हमारा क्या टारगेट होता है, हम चाहते हैं कि कॉस्ट को डिक्रीज़ करें, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें, ठीक। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि आपका वर्क स्टडी पे बेस्ड है। बेसिकली वो टाइम स्टडी का एक न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि चीज़ें और भी आसान हो जाए, वर्क स्टडी जो है आपके लिए और आसान हो जाए। क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल बेस्ड है आपका स्टैंडर्ड टाइम पे, इस पे आपको स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। तो क्वेश्चन जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ इन अ टाइम स्टडी, मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी क्वेश्चन को लिखा हुआ है, इफ़ इन अ टाइम स्टडी ऑब्जर्व टाइम इज़ 0.75 मिनट। आपको ऑब्जर्व टाइम दिया हुआ है 0.75 दिया हुआ है। रेटिंग फैक्टर जो है वर्कर का वो 110% है, 110% दिया हुआ है। अलाउंसेस जो दिए हुए हैं वो आपको 20% ऑफ नॉर्मल टाइम है, अलाउंसेस भी दिया हुआ है आपको। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना है स्टैंडर्ड टाइम। इस जॉब को, जो भी जॉब है, इसको करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए स्टैंडर्ड टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड टाइम यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस, जितने भी अलाउंसेस होंगे सारे अलाउंसेस को ऐड करके आप सम कर दोगे तो स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। ये सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, अब नॉर्मल टाइम जो है, नॉर्मल टाइम क्या होता है, नॉर्मल टाइम होता है आपका ऑब्जर्व्ड टाइम इनटू रेटिंग फैक्टर। जैसा कि रेटिंग फैक्टर यहाँ पे 110% दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड टाइम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम इनटू रेटिंग फैक्टर प्लस अलाउंसेस। जितने भी अलाउंसेस हों उसको आप लिख दोगे। लेकिन अब हमारे क्वेश्चन में अलाउंस क्या दिया हुआ है, अलाउंसेस दिया हुआ है 20% ऑफ नॉर्मल टाइम। मतलब क्या दिया हुआ है, 20% ऑफ नॉर्मल टाइम। तो यहाँ नॉर्मल टाइम लिख दोगे आप, ठीक। चलिए, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। स्टैंडर्ड टाइम हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर प्लस अलाउंसेस। अलाउंसेस को जो है जनरली हम लोग परसेंट में बताते हैं और उसको हम लोग लेते हैं नॉर्मल टाइम के परसेंटेज में, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ था 20% ऑफ नॉर्मल टाइम, तो अगर आपको मान लीजिए सिर्फ अलाउंसेस परसेंट में दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, उसको निकालोगे नॉर्मल टाइम के रिस्पेक्ट में, 20% ऑफ नॉर्मल टाइम लोगे, ठीक है। अलाउंसेस कितना लेते हैं हम लोग, अलाउंसेस को हम लोग लेते हैं नॉर्मल टाइम के टर्म्स में। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पर 20% ऑफ नॉर्मल टाइम, अगर नहीं दिया हुआ है तो भी आपको 20% ऑफ नॉर्मल टाइम ही लेना था, अंडरस्टूड। अगर नहीं दिया हुआ है तो नॉर्मल टाइम से ही मल्टीप्लाई करके अलाउंसेस हम लोग निकालेंगे, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन में आप देखिए ऑब्जर्व टाइम कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन में ऑब्जर्व टाइम हमको दे रखा है 0.75 मिनट, 0.75 मिनट। रेटिंग फैक्टर आपको दिया हुआ 110%, जो कि हो जाएगा 1.1 प्लस 0.2, 20% का 0.2 इंटू नॉर्मल टाइम। अब नॉर्मल टाइम क्या है आपका, यही तो चीज़ है पूरी नॉर्मल टाइम, तो मतलब ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे आप नॉर्मल टाइम की जगह यहाँ लिखोगे 0.75 इंटू 1.1, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। यही तो आपका नॉर्मल टाइम है, ऑब्जर्व रेटिंग फैक्टर इंटू ऑब्जर्व टाइम, यही तो आता है आपका नॉर्मल टाइम, यही होता है। तो नॉर्मल टाइम जो है वहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या रखा था कि 20% ऑफ नॉर्मल टाइम लेना है, तो हमने क्या किया, 20% ऑफ नॉर्मल टाइम ले लिया, ठीक। अच्छा, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपके पास 0.825 आ जाएगा, प्लस जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.165। ये टोटल टाइम आ जाएगा आपके पास। ये आ गया आपके पास नॉर्मल टाइम और ये आपका अलाउंसेस है। ये कितना आया, ये जो है हमारा नॉर्मल टाइम है ये, और ये हमारे पास इतना अलाउंसेस है मिनट्स में। जब इनको आप ऐड करिएगा दोनों को, तो ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा फाइनली 0.99 मिनट, 0.99 मिनट। तो
ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो है वो 3 वो सही हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया। स्टैंडर्ड टाइम का आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेज होता है। टाइम स्टडी में यही चीज़ तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड टाइम ही तो निकालना होता है हमको टाइम स्टडी में, तो वही चीज़ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, ऑब्जर्व टाइम को रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस अलाउंसेज। अलाउंसेज हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 20% ऑफ नॉर्मल टाइम लेना है, इसीलिए हमने 20% ऑफ नॉर्मल टाइम ले लिया। ये हमारा नॉर्मल टाइम है, ये जो है हमारा ये चीज़ ये नॉर्मल टाइम है हमारा, ठीक। उसको हम लोगों ने 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अलाउंसेज निकल गया हमारे पास, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर क्वेश्चन में कह दे कि स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेज तो भी सही है। अगर कहे स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर प्लस अलाउंसेज तो भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर नॉर्मल टाइम डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है तब तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर नॉर्मल टाइम नहीं दिया हुआ है, ऑब्जर्व टाइम दिया हुआ है और रेटिंग फैक्टर दिया हुआ है तो आप नॉर्मल टाइम निकाल लोगे, फिर उसमें अलाउंसेज को प्लस कर दोगे। तो एक फॉर्मूला और बन गया जिसको आपको याद रखना है। देखिए, स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेज, और अलाउंसेज का जो आपको एक कुछ परसेंटेज दिया रहेगा, परसेंटेज इंटू अलाउंसेज, इस तरीके से भी निकालोगे आप, ठीक है। जो भी परसेंट दिया रहा है आपको 20%, 10%, 50% ऑफ नॉर्मल टाइम, 20% ऑफ नॉर्मल टाइम, तो ये चीज़ हो जाएगी। जैसा कि मैंने यही किया था, यहाँ पे 20% ऑफ नॉर्मल टाइम ले लिया था, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। और स्टैंडर्ड टाइम को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड टाइम डायरेक्टली हो जाता है आपका नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेज, ये भी वही चीज़ है, दोनों चीज़ एक ही है, दोनों एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। और या फिर स्टैंडर्ड टाइम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मल टाइम की जगह यहाँ लिखोगे आप ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर प्लस अलाउंसेज। और अलाउंसेज आपको दिया रहेगा जितना भी, जैसे 10% ऑफ नॉर्मल टाइम दिया हुआ तो यहाँ पे लिख दोगे आप 10% ऑफ नॉर्मल टाइम। तो इन तीनों चीज़ों, ये तीनों एक ही चीज़ है, एक ही बात है, कहने का तरीका अलग अलग है। ये आपका जो है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेज। नॉर्मल टाइम को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो निकालते हैं ऑब्जर्व टाइम को रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन था, ये क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी तरीके का एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये चीज़ जो है ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाए। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एन ऑपरेशन हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज 10 मिनट दिया हुआ है। स्टैंडर्ड टाइम आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है। स्टैंडर्ड टाइम जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 मिनट्स, ठीक। स्टैंडर्ड टाइम आपको दिया हुआ है। उसके बाद द वर्कर वॉज रेटेड एज, रेटिंग फैक्टर भी दिया हुआ है, वर्कर का आपको रेटिंग फैक्टर भी दिया हुआ है 80%, मतलब इसकी जगह आप 0.8 लोगे, 0.8 आप रखोगे। उसके बाद इधर रिलैक्सेशन एंड अदर अलाउंसेस भी आपको दिया हुआ है 0.25, मतलब रिलैक्सेशन अलाउंसेस, सारे अलाउंसेस जो हैं आपको वो दिए हुए हैं 25%। ये क्वेश्चन में सारी चीज़ें गिवन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एन ऑपरेशन वॉज कैलकुलेटेड एज 10 मिनट, स्टैंडर्ड टाइम 10 मिनट निकाला है हमने। वर्कर वॉज रेटेड एज 80% इफ द रिलैक्सेशन एंड अदर अलाउंसेज वर 25%, देन द ऑब्जर्व टाइम वुड बी, ऑब्जर्व टाइम आपको निकालना है, ठीक है। तो ऑब्जर्व टाइम का हमको फॉर्मूला मालूम है, क्या करना होगा हमको यहाँ पे, देखिए स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू होता है आपका नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेज, ठीक। और यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम हमको दे रखा है 10 मिनट, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 10 मिनट रख देंगे। अच्छा, अब नॉर्मल टाइम क्या होता है, नॉर्मल टाइम हम लोगों को मालूम था क्या होता है, नॉर्मल टाइम होता है आपका ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर, यही तो होता है। और अलाउंसेस भी हमको मालूम है, अलाउंसेस दिया हुआ है 25%, तो 0.25 ऑफ नॉर्मल टाइम, यही तो होता है आपका अलाउंसेस। ऐसे ही तो अलाउंसेस निकालते हैं हम लोग, जितना परसेंट दिया रहता है उसको नॉर्मल टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नॉर्मल टाइम आपको मालूम है कितना होता है, ये हो जाएगा 10 मिनट। ऑब्जर्व टाइम आपको निकालना है, रेटिंग फैक्टर हमको यहाँ दिया हुआ है 0.8, रेटिंग फैक्टर दिया हुआ है 0.8 प्लस यहाँ पे हमको 0.25 दिया हुआ था। नॉर्मल टाइम हमको मालूम है, नॉर्मल टाइम क्या होता है, ऑब्जर्व टाइम प्लस रेटिंग फैक्टर, तो उसको आप यहाँ पे फिर से लिख सकते हो ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर, ठीक। अच्छा, अब आपको ये हो जाएगा 10 ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर प्लस 0.25 इंटू ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर, आपको कितना दिया हुआ है 0.8, ठीक। अब यहाँ से क्या करो, ऑब्जर्व टाइम को कॉमन ले लो सबसे, यहाँ से भी दोनों जगह से आप कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 10 इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम, ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा 0.8 यहाँ से, और बाकी यहाँ से ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, प्लस 0.25 इंटू 0.8 ब्रैकेट क्लोज, ठीक। ये हो जाएगा आपका 10 इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम, यहाँ पे इंटू है ये,
इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.2, जब इसको आप ऐड करोगे तो फाइनली 1 हो जाएगा। तो ऑब्जर्व टाइम इंटू ब्रैकेट में यहाँ 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो बेसिकली आपका ऑब्जर्व टाइम कितना आ जाएगा, ऑब्जर्व टाइम हमारा आ जाएगा 10, क्योंकि ऑब्जर्व टाइम को जब यहाँ पे आप 10 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 10 मिनट। तो ऑब्जर्व टाइम भी यहाँ पे हमारा 10 मिनट ही आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा हमारा। ऑब्जर्व टाइम हमारा कितना आ गया 10 मिनट का। देखिए हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले इन सारी चीज़ों को समझ लीजिए। आप देखिए स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम होता है हमारा नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। आपको नॉर्मल टाइम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि अभी मैंने पहले फॉर्मूला बताया, ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर। रेटिंग फैक्टर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.8, आपको ऑब्जर्व टाइम निकालना था। अलाउंसेस भी हमको यहाँ पे दिया हुआ है, अलाउंसेस लेना है हमको 25% ऑफ नॉर्मल टाइम। तो नॉर्मल टाइम हमको मालूम है वो क्या होता है, ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर। तो ऑब्जर्व टाइम आपको पता नहीं था, निकालना था, रेटिंग फैक्टर हमको दिया हुआ है 0.8, उसको यहाँ रख देंगे। ऑब्जर्व टाइम यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 0.8 प्लस 0.25 इंटू 0.8। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 हो जाएगा, दोनों को प्लस करोगे तो 1 हो जाएगा। 10 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो 10 ही आएगा। तो ऑब्जर्व टाइम हमारा इस क्वेश्चन में कितना आ गया, फाइनली हमारा ऑब्जर्व टाइम जो आ गया इस क्वेश्चन में वो आ गया 10 मिनट। यही निकालना था हमको बेसिकली, और कुछ करना नहीं था। तो बस इस फॉर्मूले को, इस बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपको इसको याद रखना है। स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू होता है नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। नॉर्मल टाइम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अलाउंसेस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और फाइनली हमारा 10 मिनट आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, द सिंबल यूज फॉर ट्रांसपोर्ट इन वर्क स्टडी इज। अभी कह रहा है कि हम लोग जैसे कि वर्क स्टडी करते हैं तो उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस के डिफरेंट प्रोसेसेस को सिंबल्स में डिनोट करते हैं, सिंबल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट का क्या सिंबल होता है, जो आप ट्रांसपोर्ट करते हो, जब भी कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही होगी तो उसमें क्या सिंबल यूज़ करते हैं हम लोग वर्क स्टडी में। तो पहला सिंबल यहाँ पे आप देख सकते हो, एरो जो बना हुआ है, इस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। उसमें बाकी सिंबल है स्टोरेज के लिए, डिले के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ये हो गया। बाकी और भी सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं वर्क स्टडी में, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पहला इसका ऑप्शन जो है नंबर 1 वो करेक्ट है, ऑप्शन ए, ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, वो देख सकते हैं आप, देखिए क्या कह रहा है, वर्क स्टडी इन्वॉल्व्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी बताया मैंने आपको। देखिए वर्क स्टडी क्या होता है, ऑप्शन ए कह रहा है ओनली मेथड स्टडी, या ऑप्शन बी ओनली वर्क मेजरमेंट, या बोथ मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी इसका सही है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ वर्क स्टडी में दोनों ही चीज़ें आती है, मेथड स्टडी भी करते हैं इसमें हम लोग और टाइम स्टडी भी करते हैं, जिसको हम लोग वर्क मेजरमेंट भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, उसको टूल दिया हुआ है कि ये अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है तो इसको किस टूल के थ्रू किया जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव जो है इम्प्रूविंग यूटिलाइजेशन ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये है अगर हमारा, तो इसको कैसे किया जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूविंग प्लांट लेआउट, तो इसको कैसे किया जाए। ऑब्जेक्टिव 3 है इम्प्रूविंग वर्क प्लेस लेआउट, इसका क्या टूल होना चाहिए, किस चीज़ से इसको किया जाएगा। ऑप्शन डी है आपका इम्प्रूविंग हाईली रिपीटेटिव हैंड मूवमेंट्स, अगर ये हमको करना है तो इसको किस टूल से करेंगे। यहाँ पे बाकी देखिए चारों टूल्स दे रखे हैं, माइक्रोमोशन स्टडी, वर्क सैम्पलिंग, फ्लो प्रोसेस चैम्बर, क्रोनो साइकिल ग्राफ, ये चारों टूल दिए हुए हैं आपको। तो देखिए पहला जो है इम्प्रूविंग यूटिलाइजेशन ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ, तो ये चीज़ आती है हमारी वर्क सैम्पलिंग में। वर्क सैम्पलिंग जो होती है हमारी, वर्क सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे कि हमारे पास टूल होता है ना, वर्क सैम्पलिंग हो गया, या फिर पी डिटरमाइंड सिस्टम मोशन हो गया, या फिर हमारे पास स्टॉप वॉच मेथड हो गया, ये सब क्या है हमारे पास मेथड है ना, ये सब हमारे पास मेथड है टाइम स्टडी करने की। तो वर्क सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्क सैम्पलिंग में हम लोग ये करते हैं कि जो हमारा सुपरवाइज़र होता है वो क्या करता है, जाता है शॉप पे और जाके देखता है कि मशीन अभी आइडलिंग में है या वर्किंग कंडीशन में, वर्क अभी मशीन बैठी हुई है, खाली है या वर्क कर रही है। तो ये जो है इम्प्रूविंग यूटिलाइजेशन ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ, ये अगर हमारा टास्क है तो इसको हम लोग करते हैं वर्क सैम्पलिंग के थ्रू। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्क सैम्पलिंग में क्या होता है, हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं, सुपरवाइज़र जाता है, वो ऑब्जर्वेशन लेता है, 100 ऑब्जर्वेशन लिया उसने, अब 100 में से देखा कि 30 बार जो है मशीन बैठी हुई थी, मशीन पे कोई भी काम नहीं हो रहा था, मशीन जो पे कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा था। तो इसीलिए जो है इसका जो है टूल हम लोग यूज़ करेंगे इस चीज़ को, अगर हम करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव अगर है कि इम्प्रूविंग यूटिलाइजेशन ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ, तो इस चीज़ को हम लोग करते हैं वर्क सैम्पलिंग से, वर्क सैम्पलिंग के थ्रू ये होता है, ठीक है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव ए है, ऑब्जेक्टिव ए जो है हमारा, इसको हम लोग करेंगे वर्क सैम्पलिंग के थ्रू, जो कि टूल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा ए का, ठीक। अगर अब हमको इम्प्रूव करना है प्लांट लेआउट, जब हमको प्लांट का लेआउट इम्प्रूव करना होता है तो ऑप्शन बी के लिए
इसका जो टूल होगा, इस टूल को हम लोग कहते हैं फ्लो प्रोसेस चैम्बर। फ्लो प्रोसेस चैम्बर के थ्रू जो है हम लोग किसी भी प्लांट का लेआउट इंप्रूव करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टूल 3 जो कि है फ्लो प्रोसेस चैम्बर। आपकी जो क्वेश्चन था उसमें टूल 3 है, ठीक। उसके बाद अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है वर्क प्लेस के लेआउट को इम्प्रूव करना, वर्क प्लेस के लेआउट को इम्प्रूव करना कि जो है वहाँ पे वर्कर का हैंड मोशन बहुत ज़्यादा ना हो, वर्कर को फटीग फील ना हो, तो इसके लिए जो है हम लोग यूज़ करते हैं क्रोनो, जो कि 4th वाला ऑप्शन है आपका, क्रोनो साइकिल ग्राफ। अच्छा, अब क्रोनो साइकिल ग्राफ होता क्या है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए क्रोनो साइकिल ग्राफ क्या होता है। क्रोनो साइकिल ग्राफ में आप क्या करते हो, वर्कर के हैंड पे बल्ब को फिक्स कर देते हो, बल्ब को अटैच कर देते हो और वो बल्ब जो है ब्लिंक करता है आपका। तो फिर उसकी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, उसकी बाकायदा एक फिल्म हम लोग जो है रिकॉर्ड करते हैं। वर्कर का हैंड का मोशन किधर हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, कब किस स्क्रू ड्राइवर अगर उसको लेना है तो कब ले रहा है, फिर उसको कहाँ रिलीज़ कर रहा है, कब ग्रैब कर रहा है। तो उसके ऊपर बल्ब को फिक्स कर देते हैं, वो बल्ब ब्लिंक करता है, उसकी फिर हम लोग एक फिल्मिंग करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं क्रोनो साइकिल ग्राफ, जिससे क्या होता है कि हमारे वर्क प्लेस का लेआउट इंप्रूव हो जाता है। वर्क का जो वर्कर है हमारा, उसका डिफरेंट जो है हैंड मूवमेंट होगा, उससे क्या होगा कि भाई उसको आसानी होगी, इसके फटीग को चेक करेंगे कि उसकी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करेंगे इससे, फिर उसको फटीग ज़्यादा ना हो रहा हो, ठीक है। डिफरेंट जो है उसको टास्क जो करने अपने हैंड के थ्रू, उसको हम लोग चाहते हैं कि कम से कम एफर्ट देके वो ज़्यादा से ज़्यादा टास्क कर सके। तो इस चीज़ को हम लोग करते हैं क्रोनो साइकिल ग्राफ में। अच्छा, लास्ट वाला जो आपका ऑब्जेक्टिव है जिसमें हमको करना है इम्प्रूविंग हाईली रिपीटेटिव हैंड मूवमेंट्स। हाईली रिपीटेटिव हैंड मूवमेंट्स को हम लोग इम्प्रूव करते हैं माइक्रो मोशन स्टडी के थ्रू। माइक्रो मोशन स्टडी में क्या करते हैं हम लोग, जो ऑब्जेक्टिव आपका डी है, इसको हम लोग टूल नंबर 1 से करते हैं, जिसका हम जो है आपका माइक्रो मोशन स्टडी। इसमें हम लोग वर्कर्स के मूवमेंट को, वर्कर्स का जो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है उसका हम लोग पूरी फिल्मिंग करते हैं, उसकी माइक्रो मोशन की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग। माइक्रो मोशन स्टडी में क्या होता है, जैसे कि एक मैक्रो मोशन हो गया आपका, जैसे कि अगर हम कहें आपसे कि मुझे स्क्रू ड्राइवर लेना है, किसी वर्कर को स्क्रू ड्राइवर लेना था, ठीक है, टेबल से या कहीं से उठाना था उसको। तो ये हो गया आपका, हमने कहा कि भाई मैंने स्क्रू ड्राइवर को जो है अपने पास लिया है, मैं स्क्रू ड्राइवर को मैंने कैरी किया। ये हो गया आपका मैक्रोस्कोपिक मोशन, बड़े लेवल पे। लेकिन जब इसकी भी हम लोग फिल्मिंग करेंगे, इसको माइक्रो लेवल पे देखेंगे, तो क्या होगा, वर्कर पहले अपना हैंड मूव करेगा स्क्रू ड्राइवर की तरफ, फिर वहाँ जाके स्क्रू ड्राइवर को वो कैच करेगा, पकड़ेगा, फिर स्क्रू ड्राइवर को अपने पास लेके आएगा। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल जो बड़ा मोशन था मैक्रोस्कोपिक मोशन, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखे, उसको हम छोटे लेवल पे ले आए, माइक्रो लेवल पे ले आए, और सारे जो है हैंड मूवमेंट की स्टडी की हमने, कि वर्कर ने अपना हैंड वहाँ पे लेके गया वो स्क्रू ड्राइवर के पास, फिर स्क्रू ड्राइवर को जाके उसने कैच किया, उसको पकड़ा, होल्ड किया, और स्क्रू ड्राइवर को फिर अपने पास लेके आया। तो यहाँ पे जो हैंड का मोशन हो रहा है, कंप्लीट मोशन, यही हम लोग जो है स्टडी करते हैं माइक्रो मोशन स्टडी में, ठीक है। तो जैसे कि आप कोई भी टास्क कर रहा हो, जैसे यहाँ पे तो मैंने स्क्रू ड्राइवर की बात की, या फिर मान लीजिए कोई वर्कर वो पैकेजिंग कर रहा है, ठीक है, फूड पैक कर रहा है, नट बोल्ट की पैकेजिंग कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो उसके हैंड का जो मोशन हो रहा होगा, उसके हैंड के डिफरेंट मोशंस को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, एक फिल्मिंग करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं उसके मोशन को। इससे रिकॉर्ड करके क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाएं, एफिशिएंसी को बढ़ाएं, फैटीग को कम करें, वर्कर को जो है वो इजीली टास्क को परफॉर्म कर सके। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन हो रहा हो, कभी उसको कैरी यहाँ से कर रहा है, रखना कहीं और है, बहुत ज़्यादा हैंड मोशन ना हो। मिनिमम हैंड मोशन पे हम लोग चाहेंगे, ताकि उसको फटीग कम होगा। अगर मिनिमम हैंड मोशन होगा उसका, तो फटीग कम होगा ना, पता चला बार बार एक ही काम को किए जा रहा है, वो हैंड मोशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फटीग हो जाएगा उसको। तो इसीलिए जो है माइक्रो मोशन स्टडी में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, फिल्मिंग करते हैं वर्कर के हैंड के मोशन की, या वर्कर के मोशन की, जैसा भी कर रहा है, दोनों हाथ से या एक हाथ से जो मोशन कर रहा है वो, तो उसके मोशन की हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो ऑब्जेक्टिव था उसको हमने डिफरेंट टूल से किया। फॉर एग्जांपल पहला ऑब्जेक्टिव था आपका कि सुपरवाइजर की यूटिलाइजेशन को बढ़ाना है, तो ये हम लोग वर्क सैम्पलिंग में करते हैं, वर्क सैम्पलिंग टूल के थ्रू करते हैं। दूसरा आपका था प्लांट लेआउट आपको बढ़ाना है, तो उसको हम लोग फ्लो प्रोसेस चैम्बर के थ्रू करते हैं। अगर आपको वर्क प्लेस का लेआउट, वर्क प्लेस को बढ़ाना है, उसके लेआउट को इंप्रूव करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं क्रोनो साइकिल ग्राफ के थ्रू, जिसको मैंने आपको बताया अभी कि वर्कर्स के हैंड पे हम लोग बल्ब को अटैच कर देते हैं, फिर उसके हैंड का जो मोशन होता है उसकी फिल्मिंग करते हैं। और लास्ट वाला जो था आपका, जिसमें आपको हाईली रिपीटेटिव हैंड का मूवमेंट जो हो रहा है, उसको हम लोग किस टूल के थ्रू करते हैं, माइक्रो मोशन स्टडी के थ्रू करते हैं। उसमें हम लोग माइक्रो मोशन एक स्टडी, एक टूल है जिसके थ्रू जो है हम लोग वर्कर्स के हाईली रिपीटेटिव मोशन की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 में जो है आपका ए का जो है वो आपका 2 है,
टूल, बी जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसका टूल 3 है, सी ऑब्जेक्टिव जो है उसका टूल 4 है, डी ऑब्जेक्टिव जो है उसका टूल 4 है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हमारा वेज इंसेंटिव प्लान पे बेस्ड है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंट वेज इंसेंटिव प्लान्स होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे कह रहा है कि 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन दैट ई इज इक्वल टू अर्निंग्स, आर इज इक्वल टू रेट पर आवर, टी इज इक्वल टू वर्क इन आवर्स, एस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम। तो आपको बताना है कि रोवेन का वेज इंसेंटिव प्लान कौन सा है इसमें से। रोवेन वेज इंसेंटिव प्लान के हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग जो है अर्निंग्स जो होती है, अर्निंग इज इक्वल टू होता है आर टी प्लस एस माइनस टी अपॉन एस इंटू आर टी। ठीक है, ये होता है किसके अकॉर्डिंग, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ एनी वर्कर बाय द गिवन बाय द रोवेन। इसको हम लोग कहते हैं रोवेन वेज इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, ये प्लान कह लीजिए। तो इसमें ई इज इक्वल टू क्या, ई यहाँ पे अर्निंग है, आर यहाँ पे आपका जो है रेट है, ठीक है, वर्किंग, उसके बाद टी यहाँ पे जो एक्चुअल टाइम है जितना उसने लिया है, एस यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम है, और आर आपको मैंने बता दिया रेट है, और टी यहाँ पे एक्चुअल टाइम है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ एनी वर्कर। ठीक, अच्छा अब इसके बेस पे हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ था, स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है 32 आवर्स। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्लान पे बेस्ड, इसको आप अच्छे से करिएगा ताकि जो है ये आपका फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम आपको दिया हुआ है 32, एक्चुअल टाइम आपको दिया हुआ है 26 आवर्स दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम आपको 26 आवर्स दिया हुआ है, और आपको रेट दिया हुआ है 4। ठीक है, आर जो है यहाँ पे 4 दिया हुआ है। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि आप इसकी अर्निंग निकाल लो। अर्निंग जब हम लोग इसकी निकालेंगे तो अर्निंग निकालेंगे तो आर यहाँ पे हमको 4 दिया हुआ था, एक्चुअल टाइम हमको 26 दिया हुआ है, रेट मतलब क्या है कि जितने घंटे आप करोगे तो उस हिसाब से ये रेट दिया हुआ है कि पर घंटे के हिसाब से आपको इतना अर्निंग हो रही होगी आपकी, प्लस एस यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम 32 दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम हमको 26 दिया हुआ है अपॉन 32। ठीक, ये यहाँ पे 26 है, इनटू आपको रेट दिया हुआ है 4 और एक्चुअल टाइम दिया हुआ है 26। ठीक, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 120, ये हो जाएगा आपका 4 से करोगे तो ये आ जाएगा फाइनली 104, ये हो जाएगा हमारे पास 104, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 19.50। फाइनली आपके पास आ जाएगा 123.5 अर्निंग। तो ये इसकी इतनी रुपीज़ में या फिर जिस हिसाब से भी होगा इतनी उसकी अर्निंग हो जाएगी, 123.5 ये उसकी अर्निंग हो गई। अच्छा, ये रोमन प्लान के अकॉर्डिंग जो है इसकी अर्निंग हो गई है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी हुई थी इससे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जो यहाँ पे 32 दिया हुआ है, ये 32 स्टैंडर्ड टाइम है कि मतलब आपको जो है इतने घंटे में काम करना है, लेकिन वर्कर ने जो है वो 26 घंटे में ही कर दिया, इसको 6 घंटे सेव कर दिए इसने। ठीक है, तो अब इसको जो है इस स्कीम के थ्रू इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगर वो इस काम को करता 32 ही घंटे में तो वो ये टास्क कब कंप्लीट होता है, ये 128 डेज में, 128 आवर्स में होता, 128 आवर्स में करता वो। अगर 6 घंटे में, 32 घंटा स्टैंडर्ड टाइम है तो 128 जो है वो उसका पैसे बनते, अर्निंग उसकी इतनी होती। 32 घंटे में काम करता वो, पर 32 घंटे काम करता और 4 घंटे 4 जो है आपको 4 मिनट जो भी है रेटिंग जो है 4 आपको मिल रहा है पर घंटे के हिसाब से, तो 128 रुपीज़ जो भी है जिस यूनिट में भी है 128 वो अर्न करता। ठीक है, 32 घंटे काम करता है, पर घंटे का 4 मिल रहा है उसको, 4 रुपये मिल रहा है, तो 128 रुपये उसको मिलता बनता। लेकिन उसने जो है इसको 26 घंटे में ही कर दिया, 6 घंटे का टाइम सेव कर दिया। तो यहाँ पे उसने कितने पैसे को सेव किया, यहाँ पे उसने बेसिकली सेव किया 24 रुपीज़ को। यहाँ पे उसने जो है क्या 4 ही घंटे में काम कर दिया ना, सॉरी 26 घंटे में ही काम कर दिया, और 26 को घंटे में काम कर दिया उसने, और 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 104 रुपये हो गए, तो उसको 104 रुपये मिले। ठीक है, ये उसके बने 26 घंटे काम करने के हिसाब से। अगर वो 6 घंटे काम 32 घंटे काम करता तो कितने बनते उसके, 128 बनते। यहाँ पे उसने सेव कितना कर दिया, 24 रुपये सेव कर दिया। 24 रुपये सेव करने के बाद उसको तो मिलना चाहिए था 128 ही मिलना चाहिए था, नहीं, लेकिन 24 रुपये जो उसने सेव किया है उसमें से 19.5 तो वर्कर को मिल जाएगा, प्लस 4.5 जो है वो
कंपनी जो है उसको चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसने सेव किया है पैसा, कितने सेव किए हैं उसने, 24 रुपये जो सेव किए हैं, यहाँ पे वो 24 रुपये जो हैं उसमें से 19.5 वर्कर को मिल जाएगा और बाकी 4.5 रुपये जो हैं वो कंपनी को चली जाएगी। तो इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए इस प्लान में कुछ नहीं था, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, E = होता है RT + ST/S × RT। ये रोवन वेज स्कीम है। इसके बाद हमारे पास और भी स्कीम्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हेल्से स्कीम, ठीक है, उसके बाद या हेल्सले स्कीम, या फिर हो गई आपके पास एमर्सन स्कीम। एमर्सन स्कीम तो हमारे पास डिफरेंट स्कीम्स होती है, वेज इंसेंटिव स्कीम्स, उसके थ्रू जो है हम लोग उसकी इंसेंटिव बोनस को निकालते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या था, स्टैंडर्ड टाइम था जिसमें उसको काम करना था, इतने टाइम में करना था, लेकिन उसने जो है 26 घंटे में ही कर दिया किसी भी काम को। तो या इस फॉर्मूले से हमने उसकी अर्निंग निकाल दी जो कि 123.5 रुपये हुई। हालांकि अगर वो 32 घंटे तक काम करता तो उसके 128 रुपये बनते। 32 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि पर घंटे का उसको 4 रुपये मिल रहा है, तो 32 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 128 हो जाएगा। लेकिन उसके जो है यहाँ पे उसने उसके काम के उसको 104 रुपये मिलने हैं यहाँ पे, क्योंकि 4 घंटे में कर लिया। लेकिन उसको 104 नहीं मिलेगा, उसको कुछ बोनस भी मिलेगा, क्योंकि उसने जो है कम टाइम में ही काम कर दिया है। तो हालांकि उसको 24 मिलना चाहिए था, क्योंकि 24 रुपये उसने सेव किया है, तो पूरा 24 रुपये उसको नहीं मिलेगा, उसमें से 19.5 तो उसको बोनस मिल जाएगा जो उसने कम टाइम में काम कर लिया, और बाकी 4.5 जो है वो कंपनी को चला जाएगा। ठीक है, तो ये स्कीम हो गई। हमारे पास डिफरेंट वेज इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं, और भी स्कीम्स होती है, वो मैं किसी दूसरे लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैंने आपको रोवन स्कीम के बारे में बात की। इसी तरीके से आपके पास मैंने बताया आपको एमर्सन होता है, हेल्सले होता है, ये डिफरेंट जो है वेज इंसेंटिव प्लान्स है वर्कर्स के लिए। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑपरेटर्स बॉडी मेंबर्स ऑन अ कॉमन टाइम स्केल इज नोन एज। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसका, जितनी भी एक्टिविटीज़ वर्कर कर रहा है उसको टाइम स्केल पे हम लोग उसकी सारी एक्टिविटीज़ को जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसको सीमो चार्ट कहते हैं, मैन मशीन चार्ट कहते हैं, 2-ended प्रोसेस चार्ट कहते हैं, या गैंट चार्ट कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सीमो चार्ट, साइमल्टेनियस जो मोशन होता है उसका साइमल्टेनियस मोशन चार्ट इसको सीमो चार्ट कहते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग जो है वर्कर्स के डिफरेंट मोशंस को हम लोग जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं सारी एक्टिविटीज़ को। तो इस चीज़ को हम लोग सीमो चार्ट कहते हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीमो चार्ट शुड बी यूज्ड विद। सीमो चार्ट को किसके साथ में यूज़ करना चाहिए, प्रोसेस चार्ट के साथ में, फ्लो डायग्राम के साथ में, मैन मशीन ऑपरेशन चार्ट्स के साथ में, या थर्बलिक्स के साथ में। तो देखिए प्रोसेस चार्ट को हम लोग यूज़ करते हैं थर्बलिक्स के साथ में, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, थर्बलिक्स के साथ में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। थर्बलिक्स क्या होता है, अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो थर्बलिक्स होता क्या है, तो थर्बलिक्स क्या होता है, ये डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, वर्कर्स के हैंड के जो मोशन होता है, डिफरेंट जो वो टास्क कंप्लीट कर रहा होता है उसके मोशन को हम लोग एक सिंबल से, एक पर्टिकुलर कलर दे के एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग थर्बलिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ने जो है किसी वर्कर ने अपने हैंड को मूव किया, तो हैंड के मूवमेंट को हम का थर्बलिक होगा एक, क्योंकि किसी भी एक, जैसे मान लीजिए स्क्रू ड्राइवर आपको कैरी करना है, एक सिंपल मान लीजिए स्क्रू ड्राइवर का एग्जांपल ले लेते हैं, स्क्रू ड्राइवर आपको उठाना था किसी वर्कर को, तो अब देखिए एक उसमें जो है इस ऑपरेशन में, इस वर्किंग में जब स्क्रू ड्राइवर वो कैच कर रहा है, पकड़ रहा है, तो इसमें भी डिफरेंट थर्बलिक्स होंगे। तो एक ऑपरेशन में डिफरेंट थर्बलिक्स हो सकते हैं, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर आपको लेना था, तो स्क्रू ड्राइवर आपने अपना हाथ बढ़ाया स्क्रू ड्राइवर लेने के लिए, तो उसको हम लोग इस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेगा, स्क्रू ड्राइवर को ग्रैब करेगा, पकड़ेगा, तो उसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जब वो अपना हाथ वहाँ स्क्रू ड्राइवर के पास ग्रैब कर लेगा, तो उसको फिर वापस अपने पास लेके आएगा, तो उसको फिर हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ पे आपने अपने हाथ को ट्रांसपोर्ट किया, आपका खाली हाथ है अभी, यहाँ पे फिर आपने उसको ग्रैब किया स्क्रू ड्राइवर को, और इस थर्बलिक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग कि उसने अपने हैंड को वापस लेके आया लोड करके। यहाँ पे जो है लोड आपका हो रहा है, ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है यहाँ पे लोडिंग के साथ में, आपके हाथ में लोड है कोई। ठीक है, तो ये सिंपल एक एग्जांपल था जिसमें स्क्रू ड्राइवर को हमने कैच किया है, पकड़ा है, उठाया है, उसको एक जो है हमने सिंबल से यहाँ रिप्रेजेंट किया है। आपका ये सिंबल हो जाएगा, आपने अपना हाथ बढ़ाया, ट्रांसपोर्ट किया अपना हाथ, खाली हाथ है आपका अभी, उसके बाद आपने जो है उसको पकड़ा, ग्रैब किया, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आप अपने जो हाथ को जिससे आप पकड़ चुके होते हैं स्क्रू ड्राइवर को, उसको अपने पास लेके आओगे। तो ये एक डिफरेंट थर्बलिक्स हैं, 3 थर्बलिक्स हमने यहाँ पे यूज़ किए, तीनों का अलग अलग कलर होगा, तीनों सिंबल्स जो हैं वो अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सिंबल है। इसी तरीके से डिफरेंट जो ऑपरेशंस होते हैं वर्कर्स के, उसको हम लोग इस डायग्राम के थ्रू, इस सिंबल्स के थ्रू जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ को असेंबली करनी है तो उसका असेंबली करने का ये सिंबल होता है। ठीक है, और डिसेंबल करना है तो उसका सिंबल ये होता है।
ठीक है। तो ये सब क्या है, ये डिफरेंट थर्बलिक्स हैं, डिफरेंट ऑपरेशन जो वर्कर्स परफॉर्म करता है उसके ये डिफरेंट थर्बलिक्स हैं। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्बलिक्स आर एसेंशियल इन। थर्बलिक्स की हम लोग किस चीज़ में इसकी यूज़ होता है, क्यों एसेंशियल है ये? फ्लो प्रोसेस चार्ट में इसकी यूज़ होते हैं, या मोशन इकोनॉमी में, या मेथड एनालिसिस चार्ट में, या सजेशन सिस्टम में? तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं मोशन इकोनॉमी में। मोशन इकोनॉमी मतलब जब वर्कर के जो डिफरेंट मोशन होता है उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं ना, कि उसके हाथ का डिफरेंट मोशन हो रहा है, वो कहीं अपने हाथ को मूव कर रहा है, सर्च कर रहा है, या फिर जो है वो ग्रैब कर रहा है, या फिर अपने हाथ को बैक लेके आ रहा है, या ग्रैब कर रहा है, डिसेंबल कर रहा है, असेंबल कर रहा है, तो मोशन करता है ना वर्कर्स के, जो हाथ का मोशन होता है, ऑपरेटर्स के डिफरेंट जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो थर्बलिक्स को हम लोग यूज़ करते हैं मोशन इकोनॉमी में, ठीक है। उसके बाद सीमो चार्ट्स आर यूज फॉर, सीमो चार्ट्स को क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? ऑप्शन 1 इंस्पेक्शन ऑफ पार्ट्स, ऑप्शन 2 ऑपरेटर मूवमेंट्स, ऑप्शन 3 वर्क डन एट वन प्लेस, उसके बाद सिमुलेशन ऑफ मॉडल्स। तो सीमो चार्ट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये क्या करता है, ये ऑपरेटर्स के मूवमेंट को हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं। सीमो चार्ट में क्या करते हैं, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट द ऑपरेटर्स मूवमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या है आपका, यहाँ पे हमने ऑपरेटर्स के जो है मूवमेंट होता है उसमें हम लोग सीमो चार्ट को यूज़ करते हैं। सीमो चार्ट कुछ नहीं होता है, सीमो चार्ट में जो है हम लोग ऑपरेटर्स के मूवमेंट की फिल्मिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर हम लोग चाहते हैं कि किस तरीके से उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाएं, एफिशिएंसी को बढ़ाएं, और जो है उसके फैटीग को कम करें, कम से कम उसके हैंड मूवमेंट हो। रिपीटेटिव टास्क बार बार वो करेगा तो क्या हो जाएगा, फैटीग हो जाएगा उसको। तो सीमो चार्ट का हम लोग बस इतना याद रखिए, इसका हम लोग यूज़ करते हैं मूवमेंट्स में। किसके मूवमेंट्स में? ऑपरेटर के मूवमेंट्स को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो या कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको जो मैंने न्यूमेरिकल कराए, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स कराए, इसमें भी अगर आपको किसी में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।